की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 9 के गणित के अध्याय 7 में सीखेंगे कि प्रश्नावली में हमें कितनी प्रश्नावलियाँ पढ़ना है कि 4 प्रश्नावलियाँ पढ़ना है। प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 और इन चारों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर इसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 7.1 वाली प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे परिचय और त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियाँ। इसमें सर्वांग समता की कसौटियाँ दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे SAS और दूसरा पढ़ेंगे ASA, यानी साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। इन दो कसौटियों को इस वाले प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अगली प्रश्नावली है 7.2। तो 7.2 में त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ेंगे। त्रिभुज के सिर्फ 2 गुण पढ़ने हैं। वो आपको जब प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से 2 गुण हैं त्रिभुज के। अगला प्रश्नावली है 7.3। तो 7.3 में त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़नी है। अभी आपने देखा कि प्रश्नावली 7.1 में भी सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़ना है। उसमें कौन कौन सी पढ़नी है? SAS और ASA। और इस वाले में पढ़ना है SSS, यानी साइड 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 सर्वांग समता। और दूसरी कसौटी है RHS। ठीक, तो ये 2 कसौटियाँ इसमें पढ़ेंगे और 2 कसौटियाँ इसमें, यानी कुल मिलाकर इस प्रश्नावली इस अध्याय में हमें 4 कसौटियाँ पढ़नी है सर्वांग समता की। तो अगला प्रश्नावली है 7.4। तो 7.4 में आप लोगों को पढ़ना है कि एक त्रिभुज में असमिकाएं, त्रिभुज की असमिकाएं पढ़नी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मतलब हमारे लिए अगर एक चैप्टर है उसके अगर हमने पूरी रूपरेखा देख रखी है तो हमारा वो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है, बिल्कुल इजी वे में हम लोग सीख सकते हैं। अब ऐसा है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये समझो कि अगर हम मान लो एक मीटिंग में बैठे हुए हैं या फिर हम संबोधित कर रहे हैं किसी को, तो अगर हमारे पास मतलब इस सभा में मतलब या मीटिंग में हमारे पास अगर कुल मिला के 20-25 आदमी हैं, ठीक है। तो अगर उस 20-25 आदमियों में अगर हमारा 4 आदमी इधर बैठे हैं और 4 आदमी इधर बैठे हैं और 10 आदमी उधर बैठे हैं और 2-4 उधर बैठे हैं और 2-4 हमारे पीछे बैठे, तो हमें समझने में दिक्कत होगी और बोलने में भी हमें हेजिटेशन लगेगी कि मतलब पता नहीं कौन कहाँ पे है और कैसा है। तो मतलब इसको मतलब समझना थोड़ा कठिन लगता है। और अगर 40 के 40 आदमी या 20-25 आदमी जो हमारे सामने होंगे, सभी आदमी मिलाकर हमारे सामने बैठे होंगे, तो उनको जो है हम अच्छे से देख सकते हैं। और अगर हमारे सम्मुख है तो उनको हम अच्छे से संबोधित कर सकते हैं, यानी हमारे ध्यान में बना रहेगा कि हमारे समक्ष इतने लोग हैं, तो हमें उन्हें आसानी से हम संबोधित कर सकते हैं या हम उन्हें आसानी से डील कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से होता है कि अगर किसी चैप्टर को अगर हमें पढ़ना होता है तो उसकी रूपरेखा पूरी जान लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो लगने वाले सवाल होते हैं बहुत ही आसान हो जाते हैं और आसानी से हमें कर भी लेंगे। इसलिए जो है हमको इसकी ज़रूरत पड़ी है बताने की। तो आप लोग त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे इसको नोट कर लीजिए एक साथ। तो चलिए देखिए, हमें लेना है प्रश्नावली 7.1, इसका परिचय। तो परिचय हम आप लोगों को बता दें कि त्रिभुज का परिचय हम कैसे देंगे। अगर कोई हमसे पूछ देता है कि त्रिभुज क्या होता है तो त्रिभुज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी के सामने। तो त्रिभुज में मुख्यतः 3 बातें होती हैं कि जो है त्रिभुज, जैसे हमारा ये होता है त्रिभुज है। तो सबसे नंबर पे एक पॉइंट इसमें डालेंगे, त्रिभुज का परिचय है। जैसे त्रिभुज का परिचय, त्रिभुज का परिचय। तो इसमें सबसे नंबर फर्स्ट पॉइंट होता है कि इसके 3 शीर्ष होते हैं, ABC। नाम तो हम अदरवाइज दूसरे भी रख सकते हैं कि PQR रख लें या RSQ रख लें। तो हमने ABC 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, दूसरा इसमें मुख्य बात यह है कि जो है 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और CA। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अगली बात है तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि हमने देख लिया 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 कोण भी तो होते हैं, नहीं होते हैं? 3 कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज का परिचय इतना है कि हम लोग अगर कहेंगे कि त्रिभुज का परिचय दीजिए तो किन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली आकृति जो है त्रिभुज कहलाती है।
तो सीधा है, इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। अब जैसे 3 शीर्ष कौन सा है, एक ए शीर्ष हो गया और एक बी शीर्ष हो गया और एक सी शीर्ष हो गया, ये शीर्ष है हमारे। और दूसरा है 3 भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, तीसरी भुजा सी ए। तो तीनों को बिंदुओं को अगर मिला दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। और अगला तीसरा कह रहा है 3 कोण होते हैं, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो 3 कोण हो तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, हमारी त्रिभुज कहलाती है। चलिए आप पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी, कि मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी में उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखिए, अब अगर हमें सर्वांगसम दर्शाना होता है तो हमें 2 त्रिभुजों की तुलना करनी पड़ती है। 2 त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, एक ए बी सी, दूसरा होता है पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। हमारे पास कितने त्रिभुज है, 2। और दोनों त्रिभुजों की खासियत होनी चाहिए, अगर सर्वांगसम है तो हमारे पास वो दोनों बराबर होने चाहिए, आपस में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उनके कोण बराबर होने चाहिए आपस में, उनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए आपस में, और उनके जो हैं एंगल मतलब बराबर होने चाहिए, कोण और भुजाएं। ठीक है, तभी हमारे जो है 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी बराबर भी होंगे। अब जैसे मान लिया अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर अगर ए बी सी को पूरा ढक लेता है, पूरा ढक लेता है, तो बराबर होगा कि नहीं होगा, और जब बराबर होगा तो हमारा सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो ये जो है अगर सर्वांगसम सिद्ध करना होता तो ये सर्वांगसम का निशान ऐसे लगता है, एक बराबर का लगाते हैं और हल्का सा एक तिरछा, यूं तिरछा लगा लेते हैं, तो हमारा ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांगसम हो जाता है। तो इसके जो है इसकी खासियत क्या होती है कि सबसे पहले जो है सर्वांगसम होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी के बराबर भुजा। अब ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब जो भुजा साइड की हो उसी भुजा की साइड के बराबर भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमारा ए बी बराबर है और उस पर हम पी क्यू आर रख रहे हैं आके। अब मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब अगर हमारा ए बी बराबर है भुजा तो पी क्यू आर भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने अगर इस प्रकार से इसे रखा है तो इसको इस प्रकार से ढक रहा है ना, हो सकता हो ये हमारी बी सी है और ये हमारा मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो 5 की ये, 4 की ये और 3 की ये होनी चाहिए है। और इस प्रकार इसे रखेंगे तो ये हमारा पूरा त्रिभुज ढक जाएगा तो यानी बराबर हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर हमारा ए बी भुजा के बराबर में अगर हम क्यू आर रख रहे हैं तो ये हमारा सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी माप तो 5 है और इसकी माप 4 है, तो तिरछा हो नहीं जाएगा, मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा सर्वांगसम नहीं आएगा। क्योंकि ऐसी आकृति मतलब जैसे अगर कोई पीछे और आगे आकृति अगर हमने थोड़ा सा तिरछा रख दिया तो हमें दूसरा वाला कोना दिखाई पड़ने लगेगा। इसी के लिए मतलब कहते हैं जो ए बी और पी क्यू मतलब समान भुजाएं एक साथ में आनी चाहिए, बी सी क्यू आर के आनी चाहिए, ए सी पी आर के आनी चाहिए। तो हमारा ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू और बी सी हमारा होना चाहिए बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर होना चाहिए पी आर के, ए सी बराबर होना चाहिए पी आर के। ठीक है, और सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी की। अब कोण जो उसके समक्ष जो कोण हो उसी को रहना चाहिए बराबर में। ऐसा नहीं कि कोण ए बराबर है तो कोण क्यू कर रहे हैं, ये होगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि ये 5 है तो ये 4 है, तो ऐसे जब भुजा छोटी बड़ी हो सकती है तो कोण नहीं छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण पी। दूसरा कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण सी बराबर कोण आर होना चाहिए, कोण सी बराबर कोण आर। तो हमारा 3 कसौटी मतलब जो है त्रिभुज की 4 कसौटियों में यही सब कुछ हमको सिद्ध करना होगा। जैसे साइड है और ये एंगल है। तो इसी प्रकार से हम लोग जब प्रश्नावली के सवाल या 2-4 उदाहरण लेंगे तब आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे सिद्ध करना है और सर्वांगसम कैसे बनानी है। ठीक है।